हेलो बच्चों, हम लोग रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स में अक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की गणना वेग समीकरण ज्ञात होने पर अथवा किसी अक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात होने पर कर चुके हैं। अब हम लोग किसी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन से उस अभिक्रिया के वेग में भी परिवर्तन हो जाए तो इन दोनों के आधार पर अभिक्रिया की कोट की गणना करना सीखेंगे। आइए देखिए इसके लिए सूत्र पहले कैसे निकालते हैं। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और अभिक्रिया की दर में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया के कोटि का निर्धारण बच्चों, ये हेडिंग है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और अभिक्रिया की दर में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया के कोटि का निर्धारण। अब इसमें हम मान लेते हैं कि यदि nवीं कोटि अभिक्रिया R gives P में अभिकारक R की सांद्रता C1 से C2 करने पर अभिक्रिया की दर R1 से R2 हो जाए तो बच्चों मान लीजिए यदि nवीं कोटि की कोई अभिक्रिया है R gives P, ये R gives P मान लीजिए nवीं कोटि की अभिक्रिया है और इसमें अभिकारक R की सांद्रता हम पहले C1 से यानी प्रारंभिक सांद्रता C1 है, C1 से परिवर्तित करके C2 कर दे रहे हैं और इससे अभिक्रिया की दर R1 से R2 हो जाती है। तो अब इसके लिए पहले ये देखेंगे कि इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसके लिए वेग समीकरण प्रयोगों द्वारा मान लीजिए इस तरह निर्धारित हो R = K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ R पावर n। बच्चों ये nवीं कोटि की अभिक्रिया है मान लीजिए, हालांकि यही nवीं कोटि की अभिक्रिया है और उसी की हमको गणना करना है, लेकिन मान लीजिए कि जो क्रिया है R gives P, इसका रेट जो है वेग स्थिरांक के और इसकी मोलर कंसेंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता या सांद्रता पर इस प्रकार से निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है इस अभिक्रिया के लिए यदि वेग समीकरण R = K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ R पावर n हो तो अब कंडीशन ये हो जा रही है कि अभिकारक की सांद्रता C1 से C2 कर दी जा रही है जिससे अभिक्रिया का दर या वेग R1 से R2 हो जा रहा है।
तो बच्चों इसके आधार पर हमको इस n की गणना करना रहता है, अक्रिया की कोट की गणना करना रहता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए पहले इसके लिए हम सूत्र कैसे निर्धारित करते हैं। तो r इक्वल टू ये हो गया, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं बच्चों r1 इक्वल टू, ये तो k वेग स्थिरांक है तो बदलेगा नहीं, तो r1 इक्वल टू हो जाएगा k, और यहां इसकी सांद्रता को अब हम C1 से लिख रहे हैं, यानी प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए C1 है, तो ये C1 का पावर n हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और इसी तरह से R2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों K C2 का पावर n, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल टू K C1 का पावर n बाई K C2 का पावर n। बच्चों ये K कैंसिल हो गया, और आधार सेम है, इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट R1 बाई R2 इक्वल टू, ये हो जाएगा C1 बाई C2 पावर n। बच्चों ये एक रिलेशन निकल गया, और इसके आधार पर हम लोग अक्रिया की कोट पूछी जाए, या C1 C2 में से कुछ पूछा जाए, R1 R2 में से कुछ पूछा जाए, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब जरा देखिए इसको थोड़ा सा और हम विस्तृत करते हैं। मान लीजिए ये जो अभिकारक और उत्पाद है यदि गैसीय अवस्था में है, किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो बच्चों यहां ऐसे लिखेंगे यदि अभिकारक व उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो इनकी सांद्रता समानुपाती होती है इनके आंशिक दाब के, आंशिक दाब। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें जान लीजिए यदि अभिकारी पदार्थ गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, यदि गैसीय अवस्था में है तो इनकी सांद्रता प्रोपोर्शनल टू होती है आंशिक दाब से। इसका मतलब ये हो गया कि हम सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दशा में क्या समीकरण ये सूत्र किस तरह हो जाएगा, इसलिए R1 बाई R2 इक्वल टू, अब हम C1 के स्थान पर बच्चों P1 लिख सकते हैं, और C2 के स्थान पर P2 लिख सकते हैं। ये P1 क्या है, प्रारंभिक आंशिक दाब, ये प्रारंभिक आंशिक दाब है। जैसे अभिकारक R की यहां प्रारंभिक सांद्रता को हम C1 से लिखे हैं, उसी तरह इस अभिकारक की यदि गैसीय अवस्था में रहेगा तो इसके आंशिक दाब को बच्चों P1 से लिखेंगे। तो P1 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, या ऐसे कह सकते हैं गैसीय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो R1 बाई R2 इक्वल टू P1 बाई P2 का पावर हो जाएगा n। बच्चों इसको थोड़ा सा हम और विस्तृत करते हैं, गैसों के आंशिक दाब कैसे निकाले जाते हैं। तो बच्चों कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में गैस समीकरण पढ़े होंगे, और गैस समीकरण क्या होता है, PV इक्वल टू NRT। क्या होता है, PV इक्वल टू NRT। P क्या है बच्चों, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन है, P प्रेशर दाब है, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या है, और R क्या है, गैस स्थिरांक है, और T बच्चों क्या है, परम ताप है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यदि अब चाहे वो अपकारी पदार्थ हो या उत्पाद हो, लेकिन यहां बात अपकारी पदार्थ की करेंगे, यदि गैसीय अपकारी पदार्थ का नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी न बदलने वाला हो, और R तो गैस स्थिरांक है ही, और अभिक्रिया का जो ताप है, अभिक्रिया का ताप, जिस ताप पर अभिक्रिया हो रही है, जिस ताप पर बच्चों ये क्रिया हो रही है, यदि उस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो ये P
P, अब यहाँ हम कैपिटल P लिखे हैं, लेकिन अब हम स्मॉल p लिखेंगे आंशिक दाब के लिए। तो बच्चों ये पहले यहाँ देख लीजिए, P इक्वल टू nRT से P इक्वल टू हो जा रहा है nRT/V। और यदि T को टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, R तो कांस्टेंट है ही, और गैसीय कारक के मोलों की संख्या भी कांस्टेंट हो जाए बच्चों, ये P जो प्रेशर है ये P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी 1/V की, P प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगी। और इसके आधार पर हम लिख सकते हैं ये जो गैसीय अभिकारक का प्रारंभिक आंशिक दाब और अंतिम आंशिक दाब दिया गया है बच्चों, इसको हम आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं। और चूंकि P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, इसलिए इससे क्या अर्थ निकला कि P1/P2 हो जाएगा V2/V1। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके आधार पर क्या ये संबंध निकाल सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं निकाल पाएंगे तो इसको हम समझा देंगे। वैसे इतना केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े ही होंगे कि यदि P प्रोपोर्शनल टू 1/V है तो बच्चों ये P1 है, P1/P2 इक्वल टू V2/V1 हो जाएगा। अब P1/P2 यहाँ है बच्चों, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? V2/V1 लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला आगे हो जाएगा V2/V1 और पावर हो जाएगा n। एक महत्वपूर्ण फार्मूला निकल गया बच्चों, ध्यान देना। ये गैसीय अभिकारक होंगे, गैसीय अभिकारक के उत्पाद होंगे, तो हम R1/R2 इक्वल टू P1/P2 का पावर n इक्वल टू V2/V1 का पावर n लिख सकते हैं। और इस संबंध के आधार पर हम अभिक्रिया की कोट निकाल सकते हैं। तो एक बार सूत्र को और समझ लीजिए। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता C1 से C2 कर दिया जाए और इससे अभिक्रिया की दर R1 से R2 हो जाए, तो बच्चों ये रिलेशन होगा R1/R2 इक्वल टू C1/C2 पावर n, जहां n क्या है? n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। n क्या है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि है। और यदि अभिकारी पदार्थ गैसीय अवस्था में दिया गया हो, अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय में होना चाहिए, यदि गैसीय अवस्था में होंगे बच्चों तो इनकी सांद्रता प्रोपोर्शनल टू आंशिक दाब के हो जाएगा। और उस दशा में हम C1 और C2 के स्थान पर P1 और P2 रखेंगे, जहां P1 क्या है? अभिकार गैसीय अभिकारक की प्रारंभिक आंशिक दाब और P2 गैसीय अभिकारक की अंतिम आंशिक दाब है। और अब यहां फार्मूला हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू P1/P2 पावर n। और इसी को हम आगे बढ़ा दें, मान लीजिए आंशिक दाब न दे करके पात्र का आयतन घटाया या बढ़ाया जा रहा हो, तो पात्र का, जिस पात्र में ये कारक रखे गए हैं, यदि उसके आयतन को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो आयतन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे आंशिक दाब भी प्रभावित होगा। और यदि आयतन में परिवर्तन किया जा रहा हो बच्चों, तब हम लोग R1/R2 इक्वल टू V2/V1 टोटल पावर n, इस आधार पर क्रिया की कोट निकाल लेंगे। चलिए आगे के उदाहरणों में इन पर संबंधित आंकिक प्रश्न हम दिए हैं, उसको हल किए हैं, उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले काम तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये संबंध निकला है और इसके आधार पर अब क्रिया की कोट निकाली जाती है। हाँ बच्चों, यहाँ एक चीज और है, R1/R2 इक्वल टू C1/C2 पावर n, इसके आधार पर हम निकालेंगे, लेकिन इसकी गणना ना करें, हम इसके आधार पर गणना ना करें, एक ट्रिक बता दे रहे हैं और एक ट्रिक भी महत्वपूर्ण होगा। यदि इस सूत्र का प्रयोग हमने इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसके आधार पर लगाएंगे बच्चों, गणना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आगे के उदाहरणों में संबंध बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो जल्दी से उत्तर आ जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या प्रश्न विकल्पी है तो हम लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और यदि हल करने को कहा है, ज्यादा अंक का प्रश्न पूछा गया है, तब हम लोग विस्तार से लगाएंगे। चलिए यहाँ ट्रिक भी हम रख दे रहे हैं ताकि सब नोट कर लीजिए, और आगे ताकि प्रश्नों को हल करते समय हम इसका भी प्रयोग करेंगे और ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे। तो ट्रिक क्या है पहले समझ लीजिए। ट्रिक इस तरह से है, यदि अभिकारक की सांद्रता, यदि अभिकारक की सांद्रता
बच्चों यहाँ सांद्रता को हम C से लिखेंगे, C से कंसंट्रेशन होता है, C से हम सांद्रता। यदि अभिकारक की सांद्रता m गुना करने पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर जिसको हम R से लिखते हैं, अभिक्रिया की दर। बच्चों यहाँ यम गुना मैं लिखा हूं, चलिए यम को हम हटा करके इसको हम इसको लिखते हैं P गुना। यदि अभिकारक की सांद्रता C P गुना करने पर अभिक्रिया की दर Q गुना हो जाती है तो अभिक्रिया की कोटि n बराबर, अब n बराबर क्या फार्मूला होगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू log ऑफ QR ऑन बेस TC। मुझे पता है अधिकांश बच्चों को लॉगरिथम देखते ही बुखार चढ़ जाता होगा, लेकिन इससे बच्चों गणना आसान हो जाएगी। जिस सूत्र को बहुत कोशिश के बाद में निकाला था, एक बार और इसको समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यदि अभिकारक की सांद्रता P गुना करने पर अभिक्रिया की दर R Q गुना हो जाती है तो अभिक्रिया की कोटि n इक्वल टू log ऑफ Q इंटू R ऑन बेस P इंटू C। चलिए ये सब सूत्र अभी समझ में कम आएगा, इस पर जब क्वेश्चन लगाएंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। इसके आगे हम प्रश्नों को लेते हैं। हेलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का ये प्रश्न है इसको हल करते हैं। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता फर्स्ट है कि दुगनी कर दी जाए और सेकंड है कि आधी कर दी जाए। बच्चों देखिए इसको कैसे लगाएंगे। पहली बात देखिए प्रश्न में दिया क्या है, एक अभिकारक, तो हम अभिकारक को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे कि मान लीजिए अभिकारक क्या है, ए है, और अभिक्रिया कैसी है, द्वितीय कोटि की है बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए पहला काम करेंगे हम लोग वेग समीकरण लिखेंगे। देखिए इसको हल ऐसे करेंगे, हल यदि द्वितीय कोटि अभिक्रिया, यदि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण R इक्वल टू K A, चूंकि ये द्वितीय कोटि की है बच्चों इसलिए हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A। अभिकारक को बच्चों हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, और ये द्वितीय कोटि की है यहां 2 लिख लेंगे। यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण R इक्वल टू K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर 2 हो तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू हो गया मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2। ये संबंध निकल गया। अब क्या कह रहा है, यदि अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए। अब फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस क्या है, सांद्रता मान लीजिए प्रारंभिक
प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता C1 बराबर हम C मान लेते हैं, माना, तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता यानी C2 बराबर क्या हो जाए, अब कार्य की सांद्रता दुगनी कर दी जा रही है, हाँ सांद्रता दुगनी कर दी जा रही है, C2 इक्वल टू 2C हो जा रहा है, 2C। तो क्या पूछ रहा है, अब क्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, तो यहां लिख लेंगे, मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग R1 इक्वल टू R है, ये मान लेते हैं, माना, तो अंतिम वेग, अंतिम वेग R2 बराबर क्या, ये प्रश्न है। अब बच्चों इसको कैसे लगाएंगे, इसके आधार पर हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। इसके आधार पर देखिए लिखेंगे ऐसे, चूंकि R प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2, इसलिए R1 बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इस A के जगह पर अब हम C1 C2 का प्रयोग करेंगे, C1 बाई C2 का पावर 2। जरा बताइए समझ में आ रहा है, देखिए ये जैसा प्रश्न दिया था उसके आधार पर हम एक समीकरण लिख दिए, कह रहा किसी अक्रिया के वेग के लिए एक अभिकारक द्वितीय कोटि की है। अब अभिकारक को हम मान लीजिए ए है, और चूंकि इसकी कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो वेग समीकरण क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, ये है रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2, ये हो गया। और इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आर यानी अपक्रिया की जो दर है, अपक्रिया का जो वेग है वो प्रोपोर्शनल टू है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2। और बच्चों इसके आधार पर हम ये संबंध निकाल दिए, और यदि ये संबंध निकल गया तो अब वैल्यू रखिए, इंप्लाइज दैट R1 का वैल्यू देख लीजिए, मान चुके हैं कि R है, तो R बाई R2 का वैल्यू ये तो ज्ञात करना है, R2 ज्ञात करना है, बराबर C1 का वैल्यू ये C मान चुके हैं, C बाई C2 का वैल्यू 2C, दो गुना हो जा रहा है, यहाँ 2C और पावर लिख लेंगे 2। बच्चों इसको सरल कर लीजिए, अब इसको सरल हम कैसे करेंगे, C से C कट गया, C जब काटेंगे तो एक जरूर लिखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर, अब ये बराबर हो गया बच्चों R बाई R2 इक्वल टू, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। अब बच्चों त्रियक गुणा कर लीजिए, तो 1 का गुणा इससे करेंगे, इंप्लाइज दैट R2 बराबर हो जाएगा 4R, आता है। अभिकारक की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, आता है अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बच्चों ये प्रश्न जो है इसमें ये दो प्रश्न है, जब अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर रहे हैं तब पूछा गया क्या वेग होगा, और अभिकारक की सांद्रता जब आधी कर रहे हैं तब वेग क्या हो जाएगा। तो एक मैं लगा चुका हूं, अब चाहिए तो इसके आधार पर सेकंड खुद लगाइए। चलिए वीडियो में ही बंद कर दीजिएगा, और बंद करके अब इसी तरह से फिर लगाने की कोशिश कीजिएगा, और जब लगा लेंगे उसके बाद हम अब जा करके सेकंड पार्ट लगाने जा रहे हैं, तो उसको तब मिलाइएगा। चलिए बच्चों, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग बंद कर देंगे, और बंद करके पहले इसको जैसे लगाया गया वैसे उसी तरह से इस सेकंड वाला लगाएंगे, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। और नहीं आ रहा है तो हम तो यहां बता ही रहे हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट देखिए किस तरह से लिखेंगे। पहले सेकंड, प्रारंभिक सांद्रता बच्चों वही C1 इक्वल टू C तो मान लेंगे, अंतिम सांद्रता C2 बराबर क्या हो जा रही है, देखो आधी हो जा रही है, तो C का 1/2 यानी C/2 हो जा रहा है, और प्रारंभिक वेग R1 इक्वल टू R, ये भी हम मान चुके हैं,
अंतिम वेग पूछा जा रहा है। तो प्रश्नानुसार इस चीज देखो सब कुछ ऐसे लिख लेंगे और यहां तक की कहानी यही रहेगी, केवल यहां हम वैल्यू चेंज करेंगे। ये R1 के स्थान पर देखिए, R1 के स्थान पर तो R ही रहेगा, R2 ज्ञात करना है और C1 के स्थान पर बच्चों वहां हम C ही रखेंगे बटे C2 के स्थान पर C/2 रख लेंगे, C/2 रख देंगे। अब क्या हो जाएगा जरा इसको देखिए, C/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2C/C और पूरे का पावर 2। अब C से C को कैंसिल करेंगे, यहां C से C कटेगा तो बच्चों 1 रख लेंगे, तो ये क्या हो गया बराबर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4/1 आ गया। चलिए इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा होगा। 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया तो 2 हो गया, 2 इंटू सी हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, सी कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 और उसका स्क्वायर करेंगे 4। इसका मतलब ये हो गया R/R2 इक्वल टू हो गया 4/1। अब बच्चों फिर त्रिक गुणा करेंगे, 4 का गुणा इसके साथ करेंगे, इंप्लाइज दैट 4R2 इक्वल टू 1 का गुणा R से होगा, R हो गया, इसलिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 को उधर भेज देंगे R/4, R/4 हो जा रहा है। यानी सांद्रता आधी कर रहे हैं तो अब क्रिया का वेग कितना हो रहा है, प्रारंभिक वेग का 1/4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, प्रारंभिक वेग का 1/4 हो जा रहा है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, अतः अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अक्रिया का वेग 1/4 हो जाएगा, अक्रिया का वेग 1/4 हो जाएगा। यही आंसर। हमें आशा है कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए 1/4 नहीं लिख पाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग का 1/4 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग का 1/4 हो जाएगा या क्रिया का वेग 1/4 हो जाएगा, वही बात हुआ। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसी तरह का दूसरा प्रश्न लगाते हैं। हेलो बच्चों, देखिए ये अक्रिया की कोट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीबीएसई बोर्ड 2006 में पूछा गया है और इसी पर आधारित प्रश्न बच्चों बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है। और अभी जो इसके पहले हम प्रश्न नंबर 1 लगाए थे एनसीईआरटी का, एकदम उसी पर आधारित प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है। तो चलिए पहले इस प्रश्न को समझिएगा और उसके बाद हम 2 प्रश्न आप लोगों को लगाने के लिए देंगे और इस वीडियो को बढ़िया से देख करके उन 2 प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। तो चलिए बच्चों पहले इस प्रश्न को समझिए, देखिए इसको कैसे हम लगाएंगे। कह रहा है अक्रिया ए गिव्स बी में ए की सांद्रता 3 गुनी करने पर, बच्चों ए की सांद्रता 3 गुनी कर दी जा रही है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए भाई ए की सांद्रता पहले कितनी थी, पहले कुछ रही होगी ना, अब वो पहले वाला जिक्र नहीं किया है। तो बच्चों इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हल करने चलेंगे, जरा यहां ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब इसको हल करेंगे तो पहली बात पहले यही हम लिख लेंगे कि माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता C1 इक्वल टू C है। अब यहां हल में लिखेंगे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता C1 इक्वल टू, बच्चों ये प्रश्न में नहीं आया, प्रारंभिक सांद्रता की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ये की सांद्रता 3 गुनी हो जाती है। सांद्रता 3 गुनी हो गई तो प्रारंभिक सांद्रता कुछ रही होगी, उस चीज को हम प्रारंभिक सांद्रता को बच्चों हम लोग C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं कि ये प्रारंभिक सांद्रता क्या है, C है।
तो अंतिम सांद्रता अब क्या हो जाएगी, अंतिम सांद्रता यानी C2 इक्वल टू बच्चों 3 गुनी हो जा रही है, इसका मतलब वह 3C हो जाएगी। क्या हो जा रही है, 3C, ये 3C हो जा रही है। अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है, ये 3 गुनी करने पर अब क्रिया का वेग 27 गुना हो जाता है। अब क्रिया का वेग 27 गुना हो जा रहा है, इसके मतलब अब क्रिया का प्रारंभिक वेग भी कुछ रहा होगा, तो उसको मान लेते हैं अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग R1 इक्वल टू R, ये भी हम मान लेते हैं। तो अभिक्रिया का अंतिम वेग यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुना हो जा रहा है बच्चों, तो 27R लिखेंगे। क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि n बराबर क्या, अभिक्रिया की कोट क्या है, ये प्रश्न है। तो इसके पहले बच्चों मैं बताया हूं कि यदि अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित करने से अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो जाता हो, तब क्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का हम दो प्रकार से हल करेंगे, एक ट्रिक की सहायता से करेंगे और एक उसका जो वास्तविक मेथड होता है उसके आधार पर करेंगे। तो वास्तविक मेथड हम किस तरह लिखेंगे, पहले देखिए, इसके पहले सूत्र निकाला गया है और कैसे निकाला गया एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। इस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ क्या है, A है। क्या है, A। ये बच्चों अभिकारी पदार्थ है A। और मान लीजिए यदि अभिक्रिया का वेग समीकरण, यदि अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न हो, अब क्या हो सकता है, R इक्वल टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर n। एक ही अभिकारी पदार्थ है तो हम वेग समीकरण को इस तरह से लिखेंगे। और बच्चों इसके आधार पर जरा देखिए, इसके पहले सूत्र क्या निकलवाया गया है। यदि पहले सांद्रता C1 से C2 हो जा रही हो, अब क्रिया की दर R1 से R2 हो जा रही हो, तो यह निकालने के लिए क्या संबंध आया था, इसके आधार पर हम डाट लिखेंगे। इसलिए R1 बाई R2 इक्वल टू C1 बाई C2, C1 बाई C2 का पावर n कर लेंगे। इंप्लाइज दैट R1 का वैल्यू बच्चों देखिए कितना है, R1 इक्वल टू R, यहां R लिख लेंगे, बटे R2 का वैल्यू कितना है, 27R है, तो हम 27R लिखेंगे। और बराबर C1 का वैल्यू C1 इक्वल टू C है, C बटे C2 इक्वल टू 3C। बच्चों 3 और C ऐसा लिखेंगे ताकि पता चले कि 3 है और ये C है, और इस पूरे का पावर बच्चों हम n लिख लेंगे। n क्या है, क्रिया की कोटि है, यहां बता दिया गया क्रिया की कोटि ही गणना करना है। अब बच्चों देखिए R से R कट गया, R से R कटेगा, इसको काटकर 1 लिखेंगे, और यहाँ 1 लिखेंगे 27 में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1/27, ये हो गया 1/27 बराबर, यहां भी देखिए C से C कैंसिल हो गया, अब 3 का 1 से गुणा होगा तो 1/3 का पावर हो जाएगा n। अब बच्चों घातांक के जानकारी कुछ जरूरी है। देखिए यहां 1/27 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 1/3 और टोटल पावर यदि हम 3 कर दें, 1/3 का पावर 3 कर दें, तो जरा देखिए इसको ये हल करने पर यही आएगा कि नहीं आएगा, 1 को 1 गुणे 1 गुणे 1 का पावर 3 करेंगे एक ही होगा।
अब 3 को जरा देखिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा। यानी 1/3 का पावर 3 कर दिया गया, तो बराबर यहां देखिए 1/3 का पावर ऑलरेडी n है। तो ये देखिए बेस सेम है, इस चीज को भी कहीं बताया गया है, एक बार और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए a का पावर m हो और ये बराबर a के पावर n के हो, बेस सेम हो, तो बच्चों ये घातांक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, m इक्वल टू n हो जाएगा। ये बातें दिमाग में रखेंगे, और ये मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, और उसी के आधार पर यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। 1/27 को बच्चों हम 1/3 का पावर 3 ऐसा करके लिख दिए, और यहाँ 1/3 का पावर 3 है ही, तो ये 1/3 1/3 ये बेस हो गया, सेम है, तो घातांक क्या होंगे, सेम होंगे, इंप्लाइज दैट n बराबर 3। यदि ये नहीं समझ में आया है तो चलिए इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। ये दूसरे तरीके से बताते हैं, मतलब इसको हम मिटा देते हैं, इसको और कैसे हल कर सकते हैं। तो एक तरीका और देख लीजिए, यहां इसको पहले सॉल्व ही कर लीजिए इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब एक फार्मूला और घातांक का जानना पड़ेगा, a का पावर m टोटल पावर n इक्वल टू, a का पावर m हो, टोटल पावर n हो, तो बच्चों a का पावर m इंटू n हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखिए, 1 का पावर n है, तो 1 का पावर कितना भी कर दिया जाए, 0 को छोड़कर 1 गुणे 1 गुणे 1 कुछ भी कर दिया जाए, तो बच्चों वो होगा तो 1 ही। और यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं है, यहाँ देखिए 3 का पावर कुछ नहीं है, तो 3 का पावर तो 1 है। अब 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 टोटल पावर n, तो 1 और n का गुणा हो जाएगा, तो 1 n, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर n हो जाएगा। एक बार और इसको समझिए, यहां जरा देखिए, 1 का पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 का पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और 1 का पावर 1 टोटल पावर n है, 1 का पावर बच्चों क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 1 का पावर n, यानी 0 ना हो, कुछ 0 को छोड़कर कोई भी संख्या होगा बच्चों, तो 1 का पावर n ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। अब 3 का पावर n, तो हम 3 का पावर n रखेंगे। और इसको जरा देख लीजिए, इस साइड में तो 1/27 है ही। अब जरा 1/27 को थोड़ा, इस 27 को हम घातांक के रूप में लिख लें, तो 27 इतना तो जानते ही हैं कि 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इस 27 को बच्चों हम 1/3 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम त्रियक गुणा कर लेंगे, और त्रियक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 3 पावर n का गुणा एक के साथ करेंगे, 3 पावर n इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर 3। अब फिर देखिए बच्चों, ये इस सूत्र का प्रयोग करेंगे घातांक के, बेस सेम है तो घातांक सेम होगा, इंप्लाइज दैट n बराबर 3। उत्तर लिख लेंगे, अतः अभिक्रिया की कोटि 3 है, ये हो गया। बच्चों एक तरीका और है हमारे पास, और वो भी ट्रिकी है, ट्रिक वाला मेथड जरा देखिए। और ट्रिक में भी हम बता चुके हैं कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि n इक्वल टू log ऑफ, अब log तो हम लेंगे, लेकिन पहले कंडीशन समझ लीजिए। यदि अभिकारक की सांद्रता को, अभिकारक की सांद्रता को मान लीजिए p गुना कर दिया जा रहा हो, अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता को बच्चों यदि p गुना कर दिया, यानी pc कर दिया जा रहा है, और क्रिया की दर, जो क्रिया की दर है, और क्रिया की दर को क्यू गुना कर दिया जा रहा है, यानी QR हो जा रहा है। इस बात को समझेंगे इस सूत्र को लगाते समय। एक बार और समझिए, यदि अभिकारक की सांद्रता p गुना कर दिया जा रहा है, p गुना कर देनी, C था, C से PC हो गया, और अब क्रिया की दर R है, Q गुना कर दिया जा रहा है, यानी QR हो जा रहा है। उस दशा में बच्चों अब क्रिया की कोटि n इक्वल टू लिखेंगे log ऑफ QR, log ऑफ QR ऑन बेस PC,
ऑन बेस पीसी। इस तरह ये फार्मूला बताए थे, ये अच्छा मेथड है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में इसका प्रयोग कम से कम कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, इस तरह से लगाइए तो अच्छा है। और नहीं लगा पाते इस तरह से तो यही लगा कर चले आइएगा। वैसे विकल्पी प्रश्न दिया हो तो ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन अच्छा तो है, लॉगरिथम का नॉलेज होगा तभी अच्छा है। तो बच्चों देखिए, कैलकुलेशन के लिए दशमलव, भिन्न, घातांक, लॉगरिथम, इस सब का नॉलेज होना चाहिए। चलिए यहां देखिए, अब ये वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे log ऑफ क्यू आर। अब यहां देखिए क्यू क्या हो जा रहा है, ये प्रश्न में सांद्रता, सांद्रता 3 गुनी कर दी जा रही, कंसंट्रेशन 3 गुनी, यानी पीसी का वैल्यू बच्चों, पीसी का वैल्यू कितना है, सांद्रता 3 गुनी कर दी जा रही है। तो एक log यहां क्या लिखेंगे, log 3 लिखेंगे, या 3c हम लिख सकते हैं, 3c, लेकिन 3c लिखने की जरूरत नहीं, 3 गुनी कर दी जा रही है तो log ये हो जाएगा, log का जो लॉगरिथम लेंगे उनका बेस 3 हो जाएगा। और अक्रिया का वेग बच्चों 27 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ क्यू आर का वैल्यू 27 गुना, रेट जो है 27 गुना हो जा रहा है, तो क्यू आर का वैल्यू बच्चों 27 गुना, यहाँ 27 कर लेंगे। और सांद्रता 3 गुनी हो जा रही है, ये हो गया log 27 ऑन बेस 3, log 27 ऑन बेस 3। जरा एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा इस सूत्र को। यदि अक्रिया की सांद्रता, अक्रिया की सांद्रता P गुना कर दिया जाए, अक्रिया की सांद्रता P गुना कर दिया, देखो बच्चों यहाँ C है, खाली समझने के लिए कि कंसंट्रेशन को P गुना किया जा रहा है, और अक्रिया की दर को, अक्रिया की दर R को Q गुना कर दिया जाता है, तो अक्रिया की कोट n क्या हो जाएगा, log QR ऑन बेस PC, ऑन बेस PC। अब जरा देखिए रेट, अक्रिया का वेग 27 गुना है, अक्रिया का वेग 27 गुना है बच्चों, रेट 27 गुना है, तो हम क्यू आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे। और अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी है, कंसंट्रेशन 3 गुनी है, तो पीसी के स्थान पर 3 लिखेंगे, यानी ये हो गया log 27 ऑन बेस 3, log 27 ऑन बेस 3। तो यदि आप लोग लॉगरिथम पढ़े होंगे तो इसको देखिए आगे हम कैसे लगाते हैं, log लिखेंगे, log और 27 को लिख लेंगे 3 का पावर 3, log 3 का पावर 3 ऑन बेस 3। तो बच्चों ये फार्मूला लॉगरिथम का है, और ये देख लीजिए फार्मूला ही है, log ऑफ a पावर n ऑन बेस 10, log ऑफ a पावर n ऑन बेस 10। बच्चों ऑन बेस 10 रहेगा, ऑन बेस 10 रहेगा, तो हम या इसको ना भी लिखें ऑन बेस 10, या बेस ना लिखें तो उसको ऑन बेस 10 समझेंगे। ये फार्मूला है log ऑफ a पावर n इक्वल टू हो जाएगा, जितना बच्चों पावर रहेगा वो इधर आ जाएगा, n log a, यानी ये इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, log a पावर n इक्वल टू n log a, यानी जितना घातांक रहेगा लॉगरिथम के अंदर, किसी संख्या का जितना पावर रहेगा वो पावर बाहर आ जाएगा। यहां देखिए 3 का पावर 3 है, तो 3 इधर आ जाएगा, तो बराबर हो गया 3 log ऑफ, ये 3 बाहर आ गया तो यहां बचेगा log ऑफ 3 ऑन बेस 3। और लॉगरिथम में एक फार्मूला और पढ़े होंगे बच्चों कि log ऑफ a ऑन बेस a, किसी का लॉगरिथम उसी के बेस पर निकालना हो इसका वैल्यू 1 होता है। तो बच्चों देखिए ये सवाल लगाने के लिए या लॉगरिथम का नॉलेज होना चाहिए या घातांक का नॉलेज होना चाहिए, दोनों में से कोई एक नॉलेज होना चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा संक्षेप में आ रहा है, लेकिन इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वैसे दोनों का प्रैक्टिस जरूरी है। आगे इस तरह के प्रश्नों को और दिया जाएगा ताकि आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ देखिए ये 3 log 3 ऑन बेस 3 आ गया। अब बच्चों यहाँ तो 3 है, 3 इंटू तो है, लेकिन ये है log 3 ऑन बेस 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log 3 ऑन बेस 3, log a ऑन बेस a इक्वल टू 1। तो इसी तरह से log 3 ऑन बेस 3 इक्वल टू 1 होगा, तो बराबर हो गया 3, यानी अब क्रिया की कोट कितनी आ गई, 3, यही आंसर हो गया। तो चाहे तो हम लोग इस तरह से लगावें और चाहे इस तरह से लगावें। तो चलिए अब इस तरह से हम 2 प्रश्नों को दे रहे हैं। पहला एक प्रश्न जो होगा प्रश्न नंबर 1 पर आधारित होगा, जैसे प्रश्न नंबर 1 हम हल कराए हैं, और दूसरा प्रश्न होगा ये प्रश्न नंबर 2 पर आधारित होगा। और आप लोग ये दोनों प्रश्न आज ही लगा लीजिएगा,
और इसके बाद ये अगली वीडियो में उन दोनों प्रश्नों का हल हम देंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों को देखिए। हेलो बच्चों, अभी हम लोग एक प्रश्न एनसीईआरटी का हल किए हैं। एनसीईआरटी का जो प्रश्न हल किए हैं उस पर आधारित बच्चों ये प्रश्न दिया गया है, बोर्ड परीक्षा 2023 में आया था। और जो क्वेश्चन हम लोग सीबीएसई बोर्ड का हल किए हैं बच्चों, उस पर आधारित उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो मुझे मालूम है कि उन दोनों प्रश्नों को आप लोग समझे होंगे और इसके पहले सूत्र कैसे बताया गया है वो भी समझे होंगे, और इन सब के आधार पर ये दोनों प्रश्न हल कर लेंगे और इन दोनों का हल बच्चों हम अगली वीडियो में देंगे। तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों को हल कर लीजिएगा और एक मेरा निवेदन भी है, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिएगा कि जो बच्चे मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। यदि ये पसंद में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, न पसंद में आ रहा हो तो बताइए कि आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या इसमें ये सुधार कीजिए। और साथ ही साथ यदि पसंद कर रहे हो इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने और क्लासमेटों के साथ या अपने और साथियों को इनको बताइए, ताकि मेरा चैनल आप लोगों के सहयोग से थोड़ा जल्दी ग्रो हो और हम आगे चल करके और बेहतर तरीके से और ज्यादा मन से हम YouTube पर पढ़ाएं। धन्यवाद।